नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में सेट ए का पार्ट 1 था और इस वीडियो में सेट तीसरे का दूसरा पार्ट है, जो कि लंबा वीडियो होने की वजह से हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया था। तो पिछले वीडियो में हमने 3 ख तक क्वेश्चन किए थे और आज हम 3 ख के अथवा से क्वेश्चन आगे की तरफ हल करेंगे और लंबा वीडियो हो जाने की वजह से हमने वीडियो को रोक दिया था। आइए हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को आगे देखिए। तीसरे का ख हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ख का अथवा प्रश्न देखिए। तीसरे का ख का अथवा प्रश्न है, कार्य के श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। कार्य के श्रेणी क्रम में जब 3 प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उसके लिए फार्मूला हमको निकालना है। तो ये आप तीसरे सेट का जो 824 BL है, इसका पार्ट 2 है और आप लोग यहाँ से हल करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तीसरे का ख तक यहाँ तक पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसको पहले पिछले वीडियो में पार्ट 1 देख लें, तब जा कर के इस वीडियो को देखें ताकि उसको समझ में आए। आइए हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे कि 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, वो भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 ख का अथवा, तीसरे का ख का अथवा, तीसरे का ख का अथवा क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है किसी बैटरी के साथ। कह रहे इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे प्लस टर्मिनल ले लीजिए, यहाँ पे माइनस टर्मिनल लीजिए। प्लस से माइनस की ओर धारा करंट का फ्लो होता है, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध है जिनका प्रतिरोध है R1, एक का मान लीजिए, एक का R2 मान लीजिए और एक का R3 मान लीजिए, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध होता है तो उसमें समान रूप से धारा का प्रवाह होता है, समान रूप से धारा का प्रवाह होता है। सभी प्रतिरोधों में I एम्पियर की ही धारा बहेगी, ठीक है। जब तक रास्ता नहीं बदलता है तब तक धारा का मान भी नहीं बदलता है, परंतु टर्मिनल बदलने से विभवांतर बदल जाता है। इनके सिरों का अलग अलग प्रतिरोध हो जाए विभवांतर हो जाएगा। R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1 हो जाएगा, R2 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 हो जाएगा और R3 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 हो जाएगा। टर्मिनल बदला हुआ है, देखिए यहाँ से एक ये टर्मिनल हुआ, टर्मिनल से एक ही टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल बदल गया। टर्मिनल बदले तो विभवांतर बदलेगा, ठीक है। और टर्मिनल एक हो तो विभवांतर नहीं बदलता है। अब रास्ता एक हो तो धारा नहीं बदलती है और रास्ता अलग अलग हो तो धारा बदल जाती है। हम क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं, लेते हैं पहले प्रतिरोध में, पहले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अर्थात V1 बराबर IR1, क्योंकि धारा समान रूप से बह रही है। उसी तरह से दूसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यानी कि V2 बराबर हो जाएगा IR2। उसी तरह से तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यानी V3 बराबर हो जाएगा IR3। अब क्या करेंगे कि तुल्य यानी कुल विभवांतर जो होगा, कुल विभवांतर जो होगा यानी V बराबर आपका आ जाएगा V1, V2 और V3। तो यहाँ पे मान को हम रखते हैं।
V बराबर चूंकि होता है ओम का नियम से V बराबर होता है IR। V1 बराबर हो जाएगा IR1। V2 बराबर यहाँ से मान को रख लेंगे IR2 और V3 का मान हो जाएगा आपका IR3। V1 का मान यहाँ से रख लेंगे IR1 और V2 का मान हमने रख लिया IR2 और V3 का मान रख लिया हमने IR3। V1 V2 V3 के जगह पर हमने ये मान को रख लिया। अब V का मान रख लिया IR, क्योंकि ओम का नियम ये होता है हर जगह से हम I को कॉमन कर लेंगे राइट साइड से। ठीक है, I को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा आपका R3। I से I को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका R बराबर हो जाएगा आपका R1 R2 और ये हो जाएगा आपका R3। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला। ठीक है, देख लीजिए आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कहा है, करे कि नामांकित आरेख बनाकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। यानी चित्र बना करके विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि को समझाना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। विद्युत जनित्र का एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है, इस शक्तिशाली चुंबक में एक इधर से होगा, ठीक है। इसका फिगर देख लीजिए आप लोग। ठीक, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, इसके बीच में एक आर्मेचर होता है। ये आर्मेचर होता है। ये आर्मेचर पर नीचे एक ब्रूस लगा होता है। ठीक है, एक ब्रूस होता है आपका। ठीक है, एक नीचे की तरफ, ठीक है। ये सर्पी वलय है। ये दोनों क्या है? सर्पी वलय है। इसके 4 पार्ट होता है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर कुंडली होती है। ठीक है, ये आपका इस पर 2 ठो ब्रूस लगे होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे और एक ब्रूस आपका इस साइड होगा। ये दोनों ब्रूस करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रूस जो होंगे ये आपके करंट फ्लो कराते हैं। यदि यहाँ पे एक कोई प्रतिरोध लगा दिया जाए, ठीक है, अब देखिए इसको हम बोलते हैं, ये 2 ठो ब्रूस है, एक ये है और एक ये है। ये ब्रूस है। ठीक है, और ये शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है, देखिए ये क्या करता है कि जब हम इसे आर्मेचर को इस पर कई ठो
तांबे के तार से लपेटा हुआ होता है, फेरे कई फेरे लपेटे होते हैं इस आर्मेचर पर। जैसे ही इसको तेजी से घुमाते हैं, विद्युत जनित्र का काम ये होता है कि ये घूमता जब है तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, यानी इसके घूमने से इसमें बढ़ चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होने लगता है। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, जब ये यांत्रिक इतना तेजी से घूमता है, ताकि इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है। लगातार परिवर्तन होने से इस पर एक बाह्य चुंबकीय बल काम करने लगता है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। जब इसे हम तेजी से घुमाते हैं इस यांत्रिक को, तो इस शक्तिशाली चुंबक होने के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय बल रेखाओं में लगातार वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है। लगातार परिवर्तन होने की वजह से इसमें एक वैद्युत बल काम करने लगता है, जिससे इसमें धारा बहने के लिए प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से इस तरह से करंट बहने लगता है। इस तरह से आपका इसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, और जिससे परिपथ पूर्ण होता है। और ये यदि बल्ब पे इसको बल्ब लगाया जाए तो ये बल्ब क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत पर काम करता है। इन चारों पार्ट का, आर्मेचर का और सर्पी वलय का, ब्रूस का और अस्थायी जो चुंबक होता है, इसका हम लोग कार्य का वर्णन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इसी को। और इसका डायनेमो का काम ये होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत जनित्र का काम होता है विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को, यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, ठीक है, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या होता है? यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब किसी बंद कुंडली के अंदर जब किसी बंद कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, घुमाया जाता है तो उसमें संबंध चुंबकीय फ्लक्स निरंतर परिवर्तन के कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है ठीक है, बस इतना ही था। या अथवा में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखने पर वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। नियम भी पूछ रहा है कि बल की दिशा हम कैसे, किस नियम से और कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अथवा देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखेंगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। जो उस पर बल कार्य करेगा वह बल जो होगा, पहला चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा बल जो होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा जो बल है उस चालक की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बल होता है वह चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और उस चालक को हम ऐसे रखे हैं। ठीक है, ये चालक है L लंबा और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में और चालक में जो बीच का जो कोण है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा के। सबको यदि हम जोड़ दें एक में तो यानी कि F प्रोपोर्शनल टू IBL और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे, F इक्वल टू K IBL साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला। यानी कि चुंबकीय बल होता है वह चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और लंबाई जो चालक होता है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है उस कोण पर भी डिपेंड करता है। यानी कि 4 कारकों पर वो निर्भर करता है। और पूछा है कि चुंबकीय बल निकालने का कोई नियम स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि दाएं हाथ का हथेली का नियम भी लगा सकते हैं यहाँ पे।
दाएं हाथ का हथेली या फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उस नियम को भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है अंगूठा। ठीक है, तो क्या करना होता है कि दाएं हाथ को ऐसे फैला कर रखते हैं कि जो उंगली होती है यह चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए। ठीक है, उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, आई जो है धारा को दिखाए। ठीक है, आई जो है धारा को दिखाता है, लेकिन अंगूठे की दिशा में क्या हो, धारा हो। अंगूठे की दिशा में धारा हो, और जो फैली हुई अंगुलियां हो वो किसको दिखाए, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए। फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, अंगूठा जो है धारा को दिखाए। तो पंजा जिस दिशा में खुला होगा, पंजा जिस दिशा में खुला होगा वह आपका चुंबकीय बल की दिशा होगी, उसे हम चुंबकीय बल की दिशा कहते हैं। यह फ्लेमिंग का एक बाएं हाथ का नियम भी है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में ये होता है कि तर्जनी जो है, तर्जनी उंगली वह चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, और मध्यमा जो उंगली है जो धारा को दिखाए। ठीक है, तो अंगूठा जिस दिशा में खुला होता है वो आपका चुंबकीय बल की दिशा होती है। ठीक है, और दाएं हाथ के हथेली का नियम भी है जो आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, इस नियम से हम उसको बता सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और ये सेट हुआ कंप्लीट। और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। और जैसा कि हर एक मैं 2022 का जितना प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सबको मैं एक एक करके हल कराऊंगा, और आप लोग ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से पेपर में आप लोग अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। गुड नाइट।